नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। श्रीलंका जब डूब रहा है तो एक सवाल बार बार लोगों के दिमाग में आ रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे देश में लोगों को जितनी फ़िक्र हिंदुस्तान की है उससे ज़्यादा फ़िक्र हमारे पड़ोसी, हमसाया, सड़क पार के मुल्क, सरहद पार के मुल्क, छोटे भाई, जो भी समझ लें, उस पाकिस्तान की भी है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब आपने बता दिया कि 70-80 देश चपेटे में आने वाले हैं मंदी के, सब कुछ बदल रहा है, देश के हालात बदल रहे हैं, दुनिया के बदल रहे हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और जब मैंने पाकिस्तान का जिक्र अलग से नहीं किया तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई आपको तो जो है कुछ ख़ास हमदर्दी है पाकिस्तान से लगता है। भाई ये शिकायत दूर किए देते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में। और पाकिस्तान इस लायक देश कभी नहीं है कि उससे भारत की तुलना की जाए, इसलिए हम भारत से उसकी तुलना नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है, देश किस दौर से गुजर रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या वो भी श्रीलंका बन सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत विस्तार से बातचीत होगी, बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और आप अगर आपको ये QR कोड होता है या बार कोड होता है, इसको स्कैन करके भुगतान करने में सहूलियत होती है तो वो भी आपको स्क्रीन पे कई जगह मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में पक्का मिल जाएगा, तो आप उसके ज़रिए भी भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। एक बेसिक सवाल कि पाकिस्तान क्या श्रीलंका बन सकता है, और श्रीलंका अगर वो बन सकता है तो उसको श्रीलंका की हालत में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अब मरीज़ कितने दिन ज़िंदा रहने वाला है, इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें उसका ऑक्सीजन कितना है, उसकी पल्स कैसी चल रही है, उसका हार्ट वार्ट ठीक चल रहा है कि नहीं, LFT KFT वगैरह जो टेस्ट होते हैं किडनी के, लिवर के, वो सब सही है कि नहीं, नब्ज़ ठीक चल रही है या नहीं। और ऐसे में कुछ पैरामीटर किसी देश के लिए नब्ज़ धड़कन से नहीं नापी जाती, उसकी आर्थिक परिस्थितियों से और सामाजिक परिस्थितियों से आंकी जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां थी जो भारत में अब पैदा हो रही हैं, जो पैसे पहले श्रीलंका में थी और जिसके कारण श्रीलंका ने झेला और भुगता। पाकिस्तान की तुलना श्रीलंका से की जा रही है, लेकिन ये आंकड़े जानना ज़रूरी है। बिजली की किल्लत से जो पाकिस्तान जूझ रहा है, और वहाँ पे बिजली 7 रुपये यूनिट महंगी हो गई है, मतलब जो पहले भाव था उससे 7 रुपये यूनिट बढ़ गया है। और उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे भारत की दिक्कत क्या है कि भारत आयात ज़्यादा करता है, निर्यात कम करता है। पाकिस्तान आयात ज़्यादा करता है और निर्यात बहुत कम करता है। तो इस वजह से पाकिस्तान के पास में हमेशा विदेशी मुद्रा का संकट रहता है, क्योंकि जब बाहर से कुछ मंगाओगे वो तो डॉलर से आएगा, और आप चूँकि कुछ बेचते नहीं हो तो डॉलर आएगा कहाँ से, इसलिए उसको हमेशा दिक्कत होती है। और यही वजह है कि चाइना जो है उससे उसने पहले लोन लिया। अब दशा ये है कि चाइना जो है वो उसको मदद करने से इनकार कर रहा है, और उसने ये कह दिया कि हम आपको बिजली देना बंद कर देंगे, क्योंकि आपने 300 अरब डॉलर हमसे लिए थे और वो लौटाए नहीं हैं। चीन से जो 300 अरब डॉलर लिए थे वो लौटाए नहीं हैं। इसके कारण डीजल का और बिजली का संकट पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया है। श्रीलंका के सामने भी ये दोनों संकट रहे हैं। हमने देखा है कि श्रीलंका भी किस तरह से बिजली और पेट्रोल की किल्लत को झेल रहा है। पाकिस्तान में जो दूध पीना है, वो हमारे यहाँ तो 1 लीटर दूध जो है आपको 50-60 रुपये में मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। 130 से 140 रुपये में आपको 1 लीटर दूध मिलेगा। इतने की एक चाय मिलती है पाकिस्तान में, उतने में आप भरपेट नाश्ता कर सकते हैं, इतना अंतर है। यानी चाय कम से कम 40 रुपये की, 50 रुपये की, इस तरह से चाय वहाँ पे मिल रही है। पाकिस्तानी मुद्रा की अगर तुलना की जाए तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। और पाकिस्तान के 2 रुपये 29 पैसे के बराबर भारत का 1 रुपया है। डॉलर से तुलना करें तो वहाँ की पाकिस्तान की जो में 1 डॉलर पाकिस्तान की करेंसी में 194 रुपये का है। हम लोग का 77 रुपये कुछ पैसे है और उनका 194 रुपये का है। और जो ये देखिए एक्सचेंज है, आज का रेट हो सकता है कि 194 है, अभी डॉलर और बढ़ा है तो वो 200 के पार कर गया हो पाकिस्तान का। 200 पाकिस्तान रुपए में 1 डॉलर मिल रहा हो। और ये हालत ये है कि जो जब उस जैसे जैसे आप ये देखेंगे
कि डॉलर के मुकाबले अगर मुद्रा कमज़ोर हो रही है, हम लोग भारत को लेकर भी चिंतित रहे हैं और हमने इस बारे में बात की है। तो जैसे जैसे डॉलर को लेकर मुद्रा आपकी कमज़ोर होती है, वैसे वैसे इकोनॉमी को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जैसे भारत में भी अभी हमारे पास सिर्फ 8 महीने का इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा बची हुई है। अब ऐसी हालत में आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, बहुत सारे विदेशी मुद्रा के खर्चे कम करने पड़ेंगे, पेट्रोल डीजल का किस तरह से हम इंपोर्ट कम करें। लेकिन हम भारत के मामले में मैं कहूँ तो हम लोग समझने को तैयार नहीं हैं। जैसे कि हमने एक जिद ठान रखी है कि पूरे भारत की पुरानी गाड़ियों को, 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटा देंगे और उसकी जगह नई गाड़ी खरीदेंगे। नई गाड़ी खरीदेंगे तो जो विदेशी कंपनियां वो नई गाड़ियां बनाएंगी और नई गाड़ी बनाने के लिए वो कलपुर्जे और दूसरी चीज़ें बाहर से आयात करेंगी। और बहुत सारी जो प्रॉपराइटरी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी चीज़ पे उनका कॉपीराइट है, किसी चीज़ पे उनकी अपनी पेटेंट है, उस चीज़ के लिए जो भुगतान जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो भी बाहर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डॉलर की ज़रूरत बढ़ जाएगी, जबकि ये काम हम बाद में भी कर सकते थे। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब तक जो 15 साल ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ ख़राब वाली थी वो तो सब ठिकाने लगी गई होंगी ना, 20 साल 25 साल वाली। अब 15 साल और 10 साल वाली ही बची हुई हैं, क्योंकि अभी तक क्या अभियान में पुरानी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। तो इसको सोचना चाहिए और कम से कम इस तरह के जो फैसले हैं उनको कुछ समय के लिए मुलतवी कर देना चाहिए, जो हमारे देश की स्थिति को ख़राब करते हैं। खैर, बात पाकिस्तान की हो रही है और पाकिस्तान में हालत ये है कि जो केमिकल है, डीजल है और पेट्रोल है, इसको ख़रीदने के लिए पाकिस्तान के पास भी पैसे की किल्लत है, ठीक वैसे जैसे कि श्रीलंका के पास पैसे की किल्लत थी। पाकिस्तान में गेहूं का संकट भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम और हमारे पंजाब का मौसम करीब करीब मिलता जुलता है और वहाँ पे गेहूं का उत्पादन 30 लाख टन कम हो गया, जैसे हमारे यहाँ भी गेहूं का उत्पादन कम हो गया है। और यूएन कहता है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि सूखे की आशंका है। और सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है कि सिंध में इस बार पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए पाकिस्तान सूखे का भी शिकार हो सकता है। अब इसको कहते हैं कि कोहड़ में खाज हो जाना। अब आप पहले से ही परेशान हैं, कष्ट में, संकट में हैं, बीमारी लाइलाज हो चली और ऐसे में कुदरत की मार, जब आपको पानी ही नहीं मिलेगा तो आप उपज कैसे करोगे, तो अपने देश को बचाओगे कैसे। पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत है तो आटे की भी किल्लत है। और आटा जो हमारे यहाँ कभी 25-30 रुपये था, 35-40 हो गया है, वो पाकिस्तान में आटा 100 रुपये किलो बिक रहा है इस समय। और ऐसी हालत में जब इतनी किल्लत है तो ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गरीब और अनपढ़ आबादी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रास्ते लोगों ने नहीं अपनाए। एक एलीट क्लास है, जो बड़े लोग हैं वो पाकिस्तान में भी ऐश के साथ रहते हैं और उनका ज़्यादा समय विदेशों में बीतता है। एक दूसरी राजधानी पाकिस्तान की लंदन है, वहाँ के सारे बड़े नेता लंदन में जाके रहते हैं, उनका दूसरा घर लंदन में है। इमरान खान है तो उनका लंदन में है, नवाज़ शरीफ है तो उनका लंदन में है। इनके पास में वहाँ पे बहुत सारी सुविधा। और यहाँ तक हालत ये है कि जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरती है तो उसके विरोध में लोग लंदन में घिराव करते हैं नवाज़ शरीफ का, क्योंकि ये एक बन गया है कि पाकिस्तान के जो उद्योगपति हैं या वहाँ के जो बड़े लोग हैं, वहाँ का जो एलीट है, तो 10-10, 15-15 तो गनमैन लेके साथ में चलते हैं सुरक्षा के लिए। और ऊपर से वो सब अपना एस्टेब्लिशमेंट वहाँ रखते हैं लंदन में, यानी उनकी आत्मा यूके में बसती है, शरीर यहाँ बसता है, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिक्स से कारोबार है और देश उनके लिए कुछ कर दिखाने या कर गुजरने से ज़्यादा कुछ कमा लेने का एक ज़रिया है कि हम कुछ अपनी एक राज चलाना है, हुक्म चलाना है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि आप मान लीजिए गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, तो गुजरात कैडर आपको तभी मिलेगा जब आप गुजरात में पैदा नहीं हुए हैं। तो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपको गुजरात का कैडर मिल गया है, तो आप यूपी के रहने वाले गुजरात पे राज चलाते हैं। उसी तरह से ये लोग एक तरह से रहने वाले तो लंदन के बन चुके हैं, लेकिन हुक्म चलाते हैं पाकिस्तान पे। गेहूं जो है उसमें 2.89 टन करोड़ 2.89 करोड़ टन गेहूं जो है उसका उत्पादन पाकिस्तान करेगा, ऐसा एक अनुमान था। और मौसम ने उस अनुमान को गिरा दिया है और वो 2.62 करोड़ टन रह गया है। डिमांड है उनकी वो 2.89 से भी पूरी नहीं होने वाली थी, उसके लिए उनको 3.8 लाख टन गेहूं की ज़रूरत है। यानी उसको अगर अपने घर का काम चलाना है तो 30 लाख टन गेहूं आयात करना पड़ेगा।
पूरी दुनिया में खाद्य संकट हो रहा है, हमारे वाले ज़बरदस्ती भेजे पड़े हुए हैं। जनता को कहते हैं हमने एक्सपोर्ट रोक दिया, कल मैं बनाऊंगा, कल मैं और सबूत लेके आऊँगा। जनता को कहते हैं कि एक्सपोर्ट रोक दिया और एक्सपोर्ट करने के लिए जान दिए पड़े हैं। कुछ और नई चीज़ें सामने आई हैं, कल आपसे उस बारे में बात होगी। और इस सारी हालत के बीच में पाकिस्तान के जो नेता हैं उनका हाल देखिए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि यहाँ के लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे, चाहे हमें कपड़े बेचने पड़ जाएं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि भले ही हमें कपड़े बेचने पड़े, हम लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे, इसका मतलब ये है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और कपड़े बेचने की नौबत आ गई है। और अगर पेट भरना है आबादी का तो कपड़े बेचने पड़ेंगे। और ये इतना बड़ा संकट है कि इसका कोई मोक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, चीन जो देना था दे चुका है और आप उस चीन को भी बीच बीच में आपके आधे नेता चीन को आंख दिखा देते हैं, आधे अमेरिका को दिखा देते हैं। तो चीन जो देना था वो आपको दे चुका है, तो चीन से तो उम्मीद आप रखिए मत। अमेरिका को अब आप में कोई रुचि नहीं रही। अमेरिका को आपको इस्तेमाल करना था, उसने बढ़िया से इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान में। उसके बाद उसका अफ़गानिस्तान का मकसद पूरा हो गया, आपके लोग भी मरवा दिए उसने और आपको आतंकवाद की आग में झोंक दिया, सब कर दिया और बड़े आराम से वहाँ से निकल गया। वहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। उसको लग रहा है कि भारत को पटा के रखो, भारत से फ़ायदा उठाओ। तो ऐसी स्थिति में वो कर्ज लेगा तो कहाँ से लेगा? कपड़े भी उसके कौन खरीदेगा, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद में चीन के पास जा रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ ने चीन के मंत्री से बात की, पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इसको तेज़ कर दो ताकि फ़ायदा हो जाए। लेकिन चीन इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। आयात और निर्यात के लिए पाकिस्तान का रास्ता जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ज़रिए, और पाकिस्तान कर्ज में फंसा हुआ है। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है इसमें चीन भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। हम श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो श्रीलंका की भी चीन ने कैसी मदद की थी सब जानते हैं। और एक हद से ज़्यादा मदद चीन ना तो श्रीलंका की करने के लिए तैयार हुआ, ना पाकिस्तान की करने वाला है। कोई भी अपना घर फूंक के तमाशा देखने वाला नहीं है। भारत भी पाकिस्तान की मदद करेगा, मोदी सरकार ज़रूर मदद करेगी, ये मैं जानता हूँ। भले ही वो जनता के बीच में कुछ भी कहें, लेकिन उससे भी बहुत काम बनने वाला नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी वर्ल्ड ऑर्डर की चीज़ें हैं उनमें, तो उसमें पाकिस्तान के पास अब रास्ता सिर्फ एक बचा हुआ है, IMF के सामने सरेंडर करे। IMF इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ला देगा, खुलापन लाओ, ये लाओ, वही हो रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बिकती है तो पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बिकती है, आप जानते हैं। बहुत सारे सुधार पूंजीवादियों की भाषा में और घर के सामान बेचना मेरी भाषा में, ये काम पाकिस्तान और भारत में समानांतर रूप से हो रहा है। वही बयान आइडेंटिकल वहाँ के नेताओं के आते हैं, वही यहाँ के आते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है दो अलग अलग देश हैं। इस पे बहुत डिटेल में लेके आऊँगा। मैंने इसकी बहुत तैयारी की है कि कैसे LIC और वहाँ कैसे IPO हमारा आता है, उनका भी आता है। जितने का हमारा आता है उतने का उनका आता है। जो रिस्पॉन्स हमारे को मिलता है वो रिस्पॉन्स उनके, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हो रही है पाकिस्तान के साथ साथ। लेकिन मैंने कहा था भारत से तुलना नहीं करूँगा। और अब जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने कह दिया, प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने, कि नहीं साहब हम पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। धड़ाम से शेयर मार्केट गिर गया इस खबर के बाद में, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे तो सब्सिडी देंगे तो इकोनॉमी गड़बड़ होने वाली है। तो लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा निकाल लिया और ये है पाकिस्तान की दशा। अब श्रीलंका के पास जाइए। श्रीलंका में क्या क्या हुआ था? श्रीलंका में अन्न का संकट था, पाकिस्तान में भी अन्न का संकट है। अंतर सिर्फ इतना कि पाकिस्तान में अन्न का संकट थोड़ा कम है, श्रीलंका में ज़्यादा था। श्रीलंका की सरकार कुछ ज़्यादा तानाशाही वाली थी, तो उसने उठा के अपने किसानों को कहा कि नहीं भैया ऑर्गेनिक करोगे, जो करोगे ऑर्गेनिक होगा। किसान ने कहा भैया ऑर्गेनिक करके तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तो लोगों ने खेती करनी बंद कर दी। तो वहाँ खाद्यान्न का संकट हो गया। फिर जो बाहर से वो खाने का सामान मंगा रहे थे, आप सोचिए अपने यहाँ पे केमिकल खेती नहीं करेंगे, बाहर से केमिकल खेती का सामान मंगवाएंगे। अब ये ऐसा कोई क्यों करता है, ये समझने वाली बात है। वो कौन सी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो ये करवाती हैं? कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो दिमाग से इतना पैदल तो नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ खेल इस पर भी होता है। किस तरह से वो विदेशी मुद्रा के संकट से जूझा हम सब ने देखा है। किस तरह से वहाँ पे एक अनरेस्ट हुआ। पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान का सौभाग्य ये है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पे बेस्ड नहीं है, वरना वहाँ पे भी वही स्थिति हुई होती। क्योंकि पाकिस्तान में भी जैसी स्थिति है,
आतंकवादी घटनाएं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ में जिस तरह का बर्ताव वहाँ का समाज करता है, देश नहीं करता है, सरकार नहीं करती है। अच्छी बात याद रखिएगा, वहाँ की सरकार दमनात्मक नहीं है माइनॉरिटीज़ पे, वहाँ का समाज है। यहाँ पे सरकार भी मूक समर्थन देती है, ये दिखाई देता है। और श्रीलंका की सरकार ने तो खुल के समर्थन दिया, आरक्षण दे दिया मेजॉरिटी को, तय कर दिया कि मेजॉरिटी को ये होगा, वो होगा, फला होगा, ढिमका होगा, प्रिविलेज दे दिए उनको बहुत सारे। तो उसके कारण भी अनरेस्ट हुआ, क्योंकि लोगों ने विरोध किया, क्रिश्चियंस ने विरोध किया, तमिल्स ने किया और मुसलमानों ने किया, और उनके ऊपर दमन हुआ। उसकी वजह से और इन्वेस्टर भाग गए और वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने आने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान में भी कोई इन्वेस्टर फ्रेंडली कोई एनवायरनमेंट नहीं है। जो चाइनीज़ लोग वहाँ पे आके कुछ थोड़ा बहुत काम धंधा करते थे, उन पे ही लोगों ने हमले कर दिए, बम फोड़ दिए, आत्मघाती हमला कर दिया, वो लोग भी वापस जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो नीति रणनीति है मेजॉरिटिज़म की, बहुसंख्यकवाद जिसको कहते हैं, वो चीन में भी थी और पाकिस्तान में भी थी। भगवान हमको उससे बचा ले, अभी हमारे यहाँ शुरू हो रही है। जो खाने की किल्लत श्रीलंका में है, वो खाने की किल्लत पाकिस्तान में भी है। एनर्जी की दिक्कत वहाँ पे भी है, गैस और तेल मंगाने के लिए पैसे नहीं है, इनके यहाँ पे भी है। वहाँ पे भी बिजली की कटौती ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान में भी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। वहाँ पे भी डॉलर ख़त्म हो गए, यहाँ पे भी डॉलर का संकट है। जाके कहीं यूएई से कुछ डॉलर मांग लाते हैं, उससे कुछ दिन काम चल जाता है, लेकिन इससे कब तक चलेगा। वहाँ पे भी सोशल अनरेस्ट है, वहाँ पे भी बहुसंख्यकों की दादागिरी है श्रीलंका में, पाकिस्तान में भी बहुसंख्यकों की दादागिरी है। वहाँ पे बहुसंख्यक के मुकाबले अल्पसंख्यक हिंदू, अल्पसंख्यक मुसलमान और अल्पसंख्यक क्रिश्चियन खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन किया। पाकिस्तान में ऐसी भी करने की हालत नहीं है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में अल्पसंख्यक हैं। तो ये कुल मिला के जो एक पिक्चर बन रही है, वो पिक्चर ये बन रही है कि इस तरह की नीतियाँ सरकार में तो किसी पार्टी को ला सकती हैं, बहुसंख्यक वाली नीति, लेकिन सरकार को आखिर में एक सेकुलर सरकार बनना पड़ेगा। पाकिस्तान को दूसरे मुस्लिम आबादी बाहुल्य देशों से सीखना चाहिए। दुनिया के अधिकांश करीब 65% के आसपास जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, वहाँ पे बहुसंख्यकवाद नहीं है, वहाँ पे सेकुलरिज्म है। जिन देशों में 93, 92, 90% तक मुसलमानों की आबादी है, उन देशों ने भी सेकुलरिज्म को अपनाया है, माइनॉरिटी को सम्मान दिया है और सभी धर्मों के लिए समान आंखें रखी हैं। कई देश ऐसे हैं जिनमें बाकायदा मंत्रालयों में, मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है कि मंत्रिमंडल में इतने अल्पसंख्यक तो होने ही चाहिए, जबकि 90% आबादी जिन देशों में मुसलमानों की है, मैं उन देशों की बात बता रहा हूँ। और लगातार वो सेकुलर संविधान अपना रहे हैं और शरिया लॉ को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक मॉडर्न बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपको सहमति हो, कुछ लोगों को लगता हो नहीं, शरिया का तरीका ही अच्छा है देश चलाने का, आप मान सकते हैं कि आपकी सबकी एक मान्यता है। आप ये भी मान सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक दुनिया में जो टेस्टेड और ऐसा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, वो जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी ही है। और यही वजह है कि मुसलमानों का बहुमत होने के बावजूद बड़ी संख्या में देश ऐसे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, सेकुलरिज्म को अपनाया और कट्टरपन को नहीं अपनाया। और वो सब देश खुशहाल देश हैं। आप निकाल के देख लीजिएगा, विकिपीडिया पे जाइएगा, आपको सब पता लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और आज इस वीडियो से एक धारणा और शायद आपकी दूर हुई होगी। मैं कभी डिटेल से वीडियो और बना के कर दूंगा। पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट अखलाक उस्मानी का मैंने इंटरव्यू लिया था। और मैं आपको ये धारणा आपकी दूर हुई होगी कि जहाँ मुसलमान बहुमत में आते हैं वहाँ पे वो इस्लामिक राष्ट्र बना देते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी आंकड़े हैं और कभी डिटेल से लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।